एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रोशनी पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस सेशन में हम लोग धमाकेदार जो भी आपका व्याकरण चल रहा था हिंदी में वर्ण में, बहुत ही अच्छा रिस्पांस आने के बाद हम लोग व्याकरण का जो सेकंड पार्ट है फटाक से आपको अगला दिन ये आपको मिल रहा है। और क्लास 10th के जो भी बच्चे हैं 2026 में जिनका एग्जाम देने जा रहे हैं वो उनके लिए क्लास 10th का जो हिंदी का व्याकरण है उनका आज हमारा ये सेकंड क्लास है। और फटाफट जो भी बच्चे अभी तक नहीं देख पाए हैं उन तक ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं हिंदी जो आपका क्लास 10th का है, उसमें दूसरा जो आपका टॉपिक है शब्द। इससे पहले हमने वर्ण देखा था हिंदी में, और भी आपके जो बुक से रिलेटेड हैं वो भी हमने खत्म कर दिया था। हमने आपको वादा किया था 2026 में आपको एग्जाम देने के लिए क्लास 10th के लिए कहीं भी जाने का जरूरत नहीं है, किसी भी कोचिंग संस्थान या किसी भी अदर यूट्यूब चैनल का सहारा लेने का कोई आवश्यकता नहीं है। आपको कंप्लीट कंटेंट इसी चैनल के माध्यम से आपको मिलने वाला है। तो चलिए ज्यादा देरी नहीं करेंगे, हम लोग शुरू करेंगे आज के सेशन को। 2026 में जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं या फिर 2027 में एग्जाम दे रहे हैं उनके पर्सपेक्टिव से ये बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है। शब्द से आपका फिर वही 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा आते, 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन, फिर से इसमें भी आपके 4 क्वेश्चन आपको फंसने वाले हैं। कितने क्वेश्चन? 4 क्वेश्चन। पिछले क्लास से 4 क्वेश्चन, इस क्लास से 4 क्वेश्चन, टोटल 8 नंबर आप यहां से सिक्योर कर सकते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे अभी तक के पिछले वीडियो को नहीं देखा है जो कि वर्ण पे है, तो हमारे हिंदी वाले प्लेलिस्ट में जाके आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ऊपर आई बटन में भी आप उससे प्लेलिस्ट को जाके एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। ये आपका 4th जो है आपका 4 जो क्वेश्चन आता है इसमें, तो शब्दों की बारे में जानकारी लेते हैं। शब्द क्या होते हैं, शब्द के प्रकार क्या होते हैं, अलग अलग आधार पे शब्द के कई प्रकार हैं, एक एक करके हम सभी को समझेंगे, जानेंगे शब्द क्या होता है। इस सेशन को कंप्लीट होने के बाद आपका 1 शॉट सेशन है। इसके कंप्लीट होने के बाद आपको शब्द से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपकी एग्जाम में छूट के नहीं जाएगा। अगर आप इसे अच्छे से पढ़ के जाते हैं तो आपके व्याकरण में शब्द से जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो एक भी क्वेश्चन आपके छूटने नहीं जा रहे हैं। तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते हैं, आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं हमारे स्लोगन से, शब्द के स्लोगन से। क्योंकि देखिए शब्द क्या है आप इस स्लोगन से समझ सकते हैं। शब्द है भाषा की आत्मा, इससे ही बनती है अभिव्यक्ति की रचना। देखिए हमने पिछले क्लास में आपको बताया था व्याकरण के बारे में, भाषा के बारे में, और भाषा में हमने बताया था कि अपने मन के विचारों को अभिव्यक्त या व्यक्त करने के माध्यम को हम भाषा कहते हैं। और उसी भाषा की आत्मा कौन है? शब्द है। भाषा की आत्मा कौन है? शब्द है। यानी भाषा क्या है? शब्द की आत्मा है, और इससे ही अभिव्यक्ति की रचना होती है। अभिव्यक्ति की रचना वर्णों से नहीं होती है। वर्ण भाषा की इकाई है, वर्ण भाषा की ध्वन्यात्मक इकाई है, लेकिन अभिव्यक्ति की इकाई आप शब्दों को कह सकते हैं। ठीक है, अब शब्द क्या होते हैं? शब्द होते हैं वर्णों के मेल से जो बनता है, उसके बारे में अगर हम लोग जानेंगे। लेकिन यहाँ पे हमने कुछ शब्द लिख सके हैं। श्री कृष्णा, जय श्री राम, शुभ विवाह, अ से आम, आ से आम, अंग से अंगूर, ये सारे क्या है? शब्द हैं। क्या है? ये सारे शब्द हैं। और इन्हीं शब्दों के बारे में हम आज डिटेल जानकारी लेने वाले हैं। तो बने रहे हमारे साथ, एंड तक इस वीडियो को देखें। और एंड तक में जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपका कोई भी डाउट शब्द से नहीं होगा, एक एक कॉन्सेप्ट में यहाँ पे क्लियर करने जा रहा हूं। तो चलिए आगे सबसे पहले समझते हैं शब्द क्या है। हमेशा की तरह एक सिलसिलेवार तरीके से एक पैटर्न में हम लोग पढ़ते चलेंगे, ताकि उस पैटर्न में आपको याद भी होते रहे, और वो याद जब आप पैटर्न में याद करते हैं तो उस चीजों को आप कभी नहीं भूलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। शब्द क्या है? वर्णों का ऐसा समूह जिसका निश्चित अर्थ हो उसे शब्द कहते हैं। सभी में आप यहाँ पे पढ़ते जाएंगे। वर्ण हम लोग पिछले बार पढ़े थे, ध्वनि भाषा के इकाई है वर्ण। क्या है? भाषा की इकाई है वर्ण, भाषा की ईंट है वर्ण, एवं उसी वर्णों के समूह को जिसका कुछ निश्चित अर्थ हो उसे शब्द कहते हैं। वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं, जिसका निश्चित अर्थ हो उसे शब्द कहते हैं। वर्णों के मेल से बनी सार्थक ध्वनि शब्द कहलाती है। वर्णों के मेल से बनी सार्थक ध्वनि शब्द कहलाती है, जैसे राम, पढ़ना, सुंदर, बच्चा, जल इत्यादि बहुत सारे शब्द हो सकते हैं। शब्दों की कोई कमी नहीं है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है, यानी वर्णों के मेल से बनी सार्थक, वर्णों के मेल से बनी, वर्णों का ऐसा समूह जिसका निश्चित अर्थ हो उसे शब्द कहते हैं। वर्णों के मेल से बनी सार्थक ध्वनि
शब्द कहलाती है। अब इसी शब्द को कुछ और देखेंगे। प्रेम भी क्या है? शब्द है दोस्तों। प्रेम भी क्या है? शब्द है। ये क्या है? शब्द है। प्यार ये भी शब्द है। मोहब्बत भी शब्द है। और आपका रक्षाबंधन भी शब्द है। तो ये क्या है? प है, म है, उसमें आयकार है। तो ये क्या है? वर्ण है। प म आयकार, और इन सब के मेल से बना क्या है? प्रेम। तो ये भी क्या है? शब्द है। तो आगे बात करेंगे, ज्यादा इसमें अति नहीं करेंगे। शब्दों का महत्व क्या है? व्याकरण में शब्दों का महत्व क्या है? शब्द से ही वाक्य का निर्माण होता है। शब्द का संप्रेषण, भाषा का संप्रेषण, मैंने आपको बताया, भाषा का संप्रेषण शब्द के द्वारा ही संभव है। साहित्य, कविता, गद्य, संवाद सभी शब्दों के बिना अधूरे हैं। शब्दों के बिना सब क्या है? अधूरे हैं। आगे बात करेंगे इसी में। शब्दों के भेद। अब एक चीज यहाँ पे आप मैं बताना चाहूंगा, शब्दों के भेद अलग अलग आधार पे होते हैं। यहाँ मैंने 5 आधार की बात की है। 1 2 3 4 5 अलग अलग आधारों पे शब्द अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे सबसे ज्यादा आपका प्रसिद्ध है रचना के आधार पर शब्द, रूढ़, यौगिक, यौगरूढ़। रचना के आधार पर इतना पढ़ लीजिए, इतना ही है शब्द और कुछ नहीं है। शब्द के बारे में इतना ही। रचना के आधार पर रूढ़, यौगिक और यौगरूढ़ शब्द। दूसरा, उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। एक एक को हम लोग आगे क्लियर करते जाएंगे एक एक विथ एग्जाम्पल के साथ। व्याकरणिक प्रकार के आधार पर तो विकारी और अविकारी। वाक्य में प्रयोग के आधार पर सार्थक और निरर्थक शब्द, और अर्थ के आधार पर पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, एकार्थी शब्द। वाक्यांश के स्थान पर शब्द, इसको कहते हैं अनेक शब्दों के एक शब्द, और एक समान भाषी शब्द युग्म, यानी इसका दूसरा नाम आप कह सकते हैं श्रुति संभिन्नार्थक शब्द। तो ये आप होप आपको लगभग सब सुना सुना लग रहा होगा। एक एक करके हम एक्सप्लेन करेंगे। सब कुछ पढ़ा हुआ है, बस एक बार रिकॉल करने का जरूरत है, और 2026 के आपको बिहार बोर्ड में धमाल मचाने का जरूरत है। एक एक करके हम सभी को समझेंगे। आई होप यहाँ तक आपको शब्द समझ में आ गए होंगे। शब्द क्या, शब्द किसे कहते हैं, क्या यहाँ शब्द किसे कहते हैं, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, शब्दों का महत्व क्या है, शब्द क्या है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। वर्णों के मेल से बने सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। वर्णों के मेल से बने सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। अब शब्दों में के भेद की बात की थी, और शब्दों में रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के भेद की बात हम लोग यहाँ करने वाले हैं। रचना या बनावट के आधार पर शब्दों का भेद, रूढ़, यौगिक और यौगरूढ़। रूढ़ की बात करेंगे, जो शब्द हिंदी भाषा में विशेष अर्थ के साथ परंपरागत प्रयुक्त होते हैं और एक मिनट, जो शब्द भाषा में शुरू से बहुत ही सरल हो उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। क्या है? रूढ़ शब्द कहते हैं। ये शब्द क्या है? परंपरागत रूप से प्रयुक्त होते आ रहे हैं और उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे पेड़, पुस्तक, करेला, दीवार, लंगूर आदि, ये सब क्या है? मूल शब्द हैं, जिसे रूढ़ या आप कह सकते हैं जड़। जो रूढ़ शब्द जो हिंदी भाषा में विशेष अर्थ के साथ परंपरा से प्रयुक्त होते आ रहे हैं, अर्थ ना निकलता हो और उसे अलग करने पर उसका कोई अर्थ ना निकलता हो, उसके अलग करने पर कोई अर्थ ना निकलता हो, उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। क्या है? जिस शब्द को अलग करने पर उसका कोई अर्थ ना निकले उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। इसका आप दूसरा भी कह सकते हैं, जैसे पेड़, पे और रो को अलग कर देंगे कुछ नहीं निकलेगा। पुस्तक में भी अलग कर देंगे, पू सौ त का है कुछ नहीं है। करेला में भी अलग कर देंगे, करेला, कुछ क का कोई मीनिंग नहीं, र का कोई मीनिंग नहीं, ल का कोई मीनिंग नहीं। लेकिन जैसे ही तीनों मिलेगा तो क्या होगा? करेला। दीवार की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? दीवार, लंगूर। तो ये सब क्या है? रूढ़ शब्द हैं। ये सब परंपरागत हिंदी शब्द हैं जिसके वर्णों को अलग करने पर कोई विशेष अर्थ नहीं प्राप्त होता है। ठीक है, या कोई अर्थ ही नहीं प्राप्त होता है। यौगिक शब्द क्या कहेंगे हम? दूसरा क्या होगा? यौगिक। दो या दो से अधिक शब्दों या शब्दांशों के मेल से बनने वाले शब्द को यौगिक शब्द भी कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों या शब्दांशों के मेल से बनने वाले शब्द को यौगिक शब्द कहते हैं। तो ये कौन सा है? इसके अगर खंड या टुकड़े किए जाए तो दोनों शब्दांशों के अर्थ भी निकलते हैं। इसके अगर इसमें जो है रूढ़ शब्द का अगर टुकड़ा किया जाए तो कोई अर्थ नहीं निकलता है, लेकिन यौगिक का करेंगे तो निकलेगा, क्योंकि ये दो शब्दों के मेल से बना शब्द क्या कहलाता है?
यौगिक, ठीक है, या दो से अधिक भी हो सकता है। यौगिक शब्दों के खंड किए जा सकते हैं और प्रत्येक खंड का अर्थ निकलता है। जैसे नर प्लस ईश बराबर नरेश, नर मतलब व्यक्ति और प्लस ईश, ईश यानी भगवान, नर एस नरेश। और फिर विद्या का आलय, विद्या प्लस आलय, विद्या का मीनिंग अलग है, आय का मतलब घर होता है, दोनों का मीनिंग अलग है, दोनों को जोड़ दिए क्या हो गया, विद्यालय बन जाता है। क्या हो जाता है आपका, विद्यालय बन जाता है। तो यही सब एग्जाम्पल है आपका यौगिक शब्द का। रूढ़ समझ में आ गया, जिसका टुकड़ा करे तो नहीं अर्थ निकलेगा, और जो परंपरागत रूप से आते आ रहा है, चलते आ रहा है, हिंदी में परंपरागत रूप से यूज होते आ रहा है। अब दो शब्दों के मेल से बने शब्द को यौगिक कहते हैं। अब बनावट के आधार पर ये शब्द के भेद है क्या, कि कैसे बनता है। अब है तीसरा योग रूढ़। क्या है, योग रूढ़। अब क्या है इसमें, तीन शब्दों के मेल से जो शब्द बनते हैं उसे योग रूढ़ करते हैं। फिर चारों का बना लो। इसी में देखिए दो या दो से अधिक, यही खत्म। तो ये तीसरा क्यों है, जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों या शब्दांशों के मिलकर बने होते हैं। भैया ऊपरे वाला कॉपी पेस्ट कर दिए का, नहीं जी, ये अलग है। क्या है, ये अलग है। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनने वाले शब्दों या शब्दांशों से मिलकर बने हों, किंतु जिनका प्रयोग सामान्य अर्थ के लिए ना होकर, प्रयोग समान अर्थ के लिए ना होकर किसी विशेष अर्थ के लिए होता है, उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्द या शब्दांश इसमें मिलते जरूर हैं, लेकिन इनका प्रयोग कभी कभी सामान्य अर्थों के लिए ना होकर विशेष अर्थों के लिए भी किया जाता है, विशेष अर्थ के लिए भी होता है। कभी कभी नहीं, हमेशा दो या दो से अधिक शब्दांशों से मिलकर, यानी ये यौगिक शब्द तो होते हैं, लेकिन इसमें एक माइनर डिफरेंस होता है कि इसका प्रयोग किसी विशेष अर्थ के लिए होता है, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे पंकज, पंकज का एग्जाम्पल ले लीजिए। पंकज क्या होता है, पंक और अज यानी कीचड़ में खिलने वाला, कीचड़ में खिलने वाला। तो क्या होगा, कीचड़ में खिलने वाला या कीचड़, क्या हो जाए, पंकज यानी कमल, पंकज यानी कमल। तो इसका विशेष अर्थ क्या है, कमल, ठीक है। पंकज दो शब्दों से मिलकर तो बना है, लेकिन इसका विशेष अर्थ क्या है, कमल है। लेकिन कीचड़ में तो आपका मक्खी भी होता है, कीचड़ में तो आपका मच्छर भी होता है, तो उन लोग को भी पंकज बोलिएगा, तो उन लोग भी पंकज नहीं होगा। काहे नहीं होगा, क्योंकि पंकज विशेष अर्थ के लिए यूज होता है, कमल के लिए यूज होता है। दशानन, जिसके 10 सर हो, जिसके 10 सर हो। अब ये दशानन यूज होता है रावण के लिए। किसके लिए यूज होता है, रावण के लिए। अब एक बात बताइए, 10 सर वाला सांप निकल जाए तो उसको भी रावण बोलिएगा, नहीं। दशानन जो है 10 सरों वाला, 10 आनन, 10 सरों वाला ही दशानन कहते हैं। लेकिन ये दशानन रावण के लिए यूज होता है और ये इसका विशेष अर्थ है, इसलिए ये क्या है, योग रूढ़ शब्द है। विद्यालय सभी विद्यालय के लिए यूज होता है, नरेश सभी नरेश के लिए यूज होता है, कोई इसका विशेष अर्थ नहीं है। लेकिन पंकज का विशेष अर्थ है, दशानन का विशेष अर्थ है। पीतंबर, ये नारायण को कहा जाता है, भगवान विष्णु को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पीतंबर, ठीक है। पित्त है अंबर जिसका, क्या होता है, पीतंबर। अब वीणा वादनी, वीणा वादनी, वीणा का वादन करने वाली, वीणा और वादनी। तो ये क्या है, ये सरस्वती के लिए, मां सरस्वती के लिए यूज होता है वीणा वादनी। ये क्या है, विशेष अर्थ के साथ है। अब जो वीणा बजाती हो उन्हें आप वीणा वादनी नहीं कहेंगे, क्योंकि ये शब्द क्या है, विशेष अर्थ के साथ माता सरस्वती के लिए प्रयुक्त होती है। तो यही सब आपके एग्जाम्पल हैं। रूढ़ शब्द या जिसके खंड या टुकड़े करने पर कोई शब्द का अर्थ ना निकले, और यौगिक जिसके खंड करने पर शब्द का अर्थ निकलता है, क्योंकि ये दो शब्द से मिलकर ही बना होता है। तीसरा योग रूढ़, जिसके खंड या टुकड़े करने पर दोनों शब्द का अर्थ निकलता है, लेकिन एक तीसरा विशेष अर्थ भी निकलता है, तीसरा विशेष अर्थ भी निकलता है, उसे योग रूढ़ शब्द कहेंगे। तो एक बार फिर से समझिए, जो परंपरागत यूज होते आ रहे हैं हिंदी में वो रूढ़ शब्द, एवं दो या दो से अधिक शब्दांशों से मिलकर बनने वाले शब्द यौगिक शब्द। फिर तीसरा, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनने वाले, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनने वाले शब्द को योग रूढ़ कहेंगे, बशर्ते तीसरा अर्थ भी निकलना चाहिए, ठीक है, तीसरा और विशेष अर्थ। आगे हम लोग उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर कि कैसे कैसे कहां कहां से शब्द निकला है, तो उसके आधार पर भी 4 तरह के, उसके आधार पर भी 4 तरह के। बहुत बच्चे पढ़े होंगे, तत्सम तद्भव देशज विदेशज, एक एक करके हम लोग समझेंगे कैसे क्या होता है। क्योंकि क्वेश्चन आएगा बउआ यहां से, क्यों आएगा,
कि आएगा कि एक बात बताइए, निम्न में कौन तत्सम है, निम्न में कौन तद्भव है, निम्न में कौन देशज है, निम्न में कौन विदेशज है। अभी आप सरप्राइज होइएगा, कुछ कुछ शब्द विदेशज में पकड़ाएगा कि अरे सर जी ये तो विदेशज निकला। तो क्या होगा, तत्सम शब्द होता है, तद्भव शब्द होता है, देशज होता है, विदेशज अगला स्लाइड में है। क्या होगा, उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के, रचना के आधार पर 3 हम कंप्लीट कर लिए, उत्पत्ति वाला 4 अभी कंप्लीट करेंगे। कि तत्सम शब्द क्या होता है, संस्कृत के वे शब्द, संस्कृत के वे शब्द जो एज इट इज हिंदी में आ गया, संस्कृत के वे शब्द जो एज इट इज, संस्कृत के वे शब्द जो उसी रूप में हिंदी में प्रयोग में लाए जाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। सबको पता होगा, बचपन से पढ़ रहे होंगे, जो बच्चा में नहीं पढ़े वो अभी भी पढ़िए कि तत्सम के वे शब्द जो संस्कृत में उसी भाषा, संस्कृत के वे शब्द जो उसी भाषा में, हिंदी भाषा में प्रयोग रूप में लाए जाते हैं, जो उसी रूप में हिंदी भाषा में प्रयोग में लाए जाते हैं, तत्सम कहलाते हैं। जैसे अग्नि, हिंदी में भी अग्नि, संस्कृत में भी अग्नि। पर्वत, हिंदी में भी पर्वत, संस्कृत में भी पर्वत। जल, हिंदी में भी जल, संस्कृत में भी जल। इदम जलम समर्पयामि श्री गणेशाम्बिकाम भ्यो नमः आपका संस्कृत में भी आ जाता है और जल आपका हिंदी में भी आ जाएगा। इसके बाद क्या आता है, भूमि, हिंदी में भी भूमि, संस्कृत में भी भूमि। वानर, हिंदी में भी संस्कृत में भी। मुख, हिंदी में भी संस्कृत में ही, दोनों एज इट इज यूज होता है। तो दोस्तों तत्सम शब्द वैसे शब्द को कहेंगे जो हिंदी और संस्कृत में सेम यूज होता है। ठीक है, तद्भव देखेंगे हम लोग। तद्भव शब्द का अर्थ है उससे उत्पन्न, तद्भव जो उससे उत्पन्न हुआ, भव यानी बना, तद्भव शब्द का अर्थ है उससे उत्पन्न हुआ, यानी वे शब्द जो संस्कृत के मूल शब्द को बिगाड़कर हिंदी में हुए हैं, जो उससे उत्पन्न हुए हैं, एज इट इज नहीं है, उससे बने हैं। थोड़ा सा डिफरेंस है, डीएनए वही है लेकिन डिफरेंस है थोड़ा सा, उन्हें तद्भव कहते हैं। जैसे कि अग्नि से आग निकल, अग्नि से हिंदी में था अग्नि, आग भी यूज होता है। आम्र से आम हो गया, आश्रय से आसरा हो गया। तो ये सब क्या है, तद्भव है। ये संस्कृत से हिंदी में हुए हैं लेकिन थोड़ा मोड़ा चेंजेस हुआ है, थोड़ा मोड़ा चेंजेस हुआ है। इसे क्या कहेंगे, तद्भव यानी उससे उत्पन्न हुआ। तत्सम यानी उससे समान, एकदम सेम। देशज यानी देश वाला भाषा, यानी हमारी जो देसी लैंग्वेज है उससे जो शब्द स्थानीय या क्षेत्रीय प्रभाव के कारण आवश्यकता अनुसार आ गए उसे देशज शब्द कहते हैं। यानी कुछ चीजें क्षेत्रीय भाषा में होती है जो कि हिंदी में भी एज इट इज घुस गई, हिंदी में भी एज इट इज घुस गई, उसे क्या कहते हैं, देशज कहते हैं। कि जैसे अब कुछ क्षेत्रीय भाषा में हेग मैया सुनने, ये सब क्या है, आपका हिंदी वाला शब्द नहीं है लेकिन डायरेक्ट आपका घुस गया है देशज के जरिए, तो वो हिंदी में भी प्रयोग होता है, तो उसे क्या कहते हैं, देशज शब्द कहते हैं। जैसे खिचड़ी, झुग्गी, मटका, तोंद, तुम्हारा तोंद बाहर आ गया है, पेट नहीं बोलेंगे, तोंद, पेट, खिड़की आदि, तो ये सब क्या है, देशज शब्द हैं। हिंदी के क्या, आपके देशज शब्द हैं जो देश से उत्पन्न हुए हैं, जो हमारे देश से उत्पन्न हुए हैं, हमारे स्थानीय भाषा से उत्पन्न हुए एवं हिंदी में प्रयोग होते हैं। चलिए आगे बात करेंगे। विदेशज हमने कहा था स्लाइड बड़ा है, क्यों, क्योंकि विदेशी या आगात शब्द वे हैं, अब इसको आगात शब्द भी कहते हैं। कि निम्न में कौन आगात शब्द है, अब बोलेंगे आगात तो सर जी पढ़े भी नहीं किया था, आगात किसको बोलेंगे, विदेशज, यानी विदेशज शब्द को। विदेशी या आगात शब्द वे हैं जो विदेशी भाषाओं से हिंदी में लिए गए हैं। अब इंडिया पर बहुत आक्रमण हुआ था, अलग अलग भाषा आया, निंदा सब भाषा आया, उस सबको भी हिंदी में जगह मिला। वसुधैव कुटुंबकम, सबको मानने वाले हम लोग, कि जो विदेशी भाषाओं से हिंदी में आ गए हैं ये शब्द अपने मूल रूप में ही हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। जैसे वो लोग बोलते थे वैसे हम लोग भी बोलने लगे, लेकिन हम लोग हिंदी में बोलेंगे, वो लोग भले कोनो भाषा में बोले लेकिन हम लोग उसको हिंदी में घुसा के बोलेंगे और मूल रूप में ही हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, उसे विदेशज शब्द कहते हैं। जैसे डॉक्टर साहब, डॉक्टर अंग्रेजी वर्ड है लेकिन डॉक्टर हम लोग हिंदी में बोलते हैं। स्कूल अंग्रेजी वर्ड है, हिंदी में बोलते हैं। पेन है किसी के पास क्या, इंग्लिश वर्ड है। कलम है ना, तो ये सब क्या है, हम लोग विदेश से एक्सपोर्ट हुआ ये सब, ठीक है, सॉरी इंपोर्ट हुआ है। अब देखिए, अब अरबी में क्या है, कुछ शब्द जो अरबी से लिए गए हैं। जैसे अब देखिए निम्न में कौन सा, अब अखबार क्या है, अरबी है लेकिन हिंदी में हम लोग यूज करते हैं। आवाज हिंदी में यूज होता है। इम्तहान, इम्तहान हो गई इंतजार की,
तो ये सब क्या है? अखबार, आवाज, इम्तहान, कागज, किताब, कुर्सी, तूफान, मरीज, मुकदमा, ये सब क्या है? अरबी शब्द है, लेकिन हिंदी में प्रयुक्त होता है तो इसे क्या कहेंगे? विदेशज है। फारसी में देखेंगे अचार, आदमी, आसमान, खराब, कारोबार, खुशामद, खून, चीज, परी, बीमार, तो ये सब क्या है? फारसी शब्द है। ये सब क्या है? फारसी शब्द है। आगे अंग्रेजी में स्कर्ट, फ्रॉक, बेल्ट, टाई, ये सब सामान्य विदेशी है। तो हिंदी में क्या नाम देखेंगे? अगर आप फटका कपड़वा नहीं, स्कर्ट, फ्रॉक, बेल्ट, टाई। टेलीविजन इंग्लिश शब्द है, लेकिन एज इट इज हिंदी में। कंप्यूटर इंग्लिश, एज इट इज हिंदी में। रोबोट एज इट इज हिंदी में। पेंसिल, पेन, बस, ट्रक, टीचर, एज इट इज हिंदी में हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये क्या है? विदेशज शब्द है, एज इट इज हिंदी में प्रयोग करते हैं, इसीलिए इसे विदेशज शब्द कहते हैं। अब पुर्तगाली भी लाए थे, तो वो भी कुछ लेके आए हैं। उनका आया, इस्पात, कप्तान, कैप्टन, कमरा, गमला, गोदाम, तोलिया, साबुन, बाल्टी, संतरा। अच्छा शब्द है भाई, कभी कभी हमको भी सीखने को मिलता है। ये सारे शब्द क्या हैं? विदेशों से लिए गए हैं, विदेशज शब्द हैं, अलग अलग। अब तुर्की भाषा से क्या? कुर्ता, चाकू, तोप, बंदूक, ये सब सामान नहीं लिए गए, ये सब शब्द लिए गए हैं। क्या? तुर्की भाषा से। बीवी, बीवी, ये भी शब्द कहाँ है? तुर्की। बेगम तुर्की, सौगात तुर्की, इत्यादि, ये सब क्या है? विदेशज है। और विदेशी भाषा से ये सारे शब्द एज इट इज हिंदी में प्रयोग होते हैं। आगे बात करेंगे। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर तो हो गया था ना जी। हाँ, व्याकरणीय प्रकार के आधार पर शब्द के भेद। व्याकरणीय प्रकार के आधार पर शब्द के भेद, तो विकारी शब्द और अविकारी शब्द। ये विकारी शब्द और अविकारी शब्द दो प्रकार के भेद होते हैं व्याकरणीय प्रकार के। व्याकरणीय प्रकार क्या होता है? जो शब्द लिंग, वचन, कारक, काल आदि के दृष्टि से बदल ना जाए। जैसे लिंग बदले तो शब्द बदल जाए, मीनिंग वही है, लेकिन शब्द में लिंग के कारण परिवर्तन होते जा रहा है। जैसे तुम जाते हो, तुम जाती हो। जो शब्द लिंग, वचन, कारक, काल आदि की दृष्टि से बदल जाते हैं उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। विकारी यानी बदल जाने वाला, विकारी यानी बदल जाने वाला। वे विकारी शब्द चार होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जो भी शब्द होते हैं वो सारे विकारी शब्द होते हैं। यानी जो शब्द संज्ञा, लिंग, वचन, कारक या काल आदि की दृष्टि से बदल जाए उसे विकारी शब्द कहते हैं, और जो ना बदले उसे अविकारी कहते हैं। बहुत सिंपल है। अच्छा, अब इसमें एग्जाम्पल भी ढूंढना बहुत सिंपल है। जो शब्द संज्ञा के होंगे वो विकारी, सर्वनाम के होंगे वो विकारी, भिकारी नहीं विकारी, जो विशेषण के होंगे वो भी विकारी, और जो क्रिया के शब्द होंगे वो भी विकारी। जैसे हमने बताया था अभी कि मैं गया जाता हूं, और वो कहेंगी कि मैं गया जाती हूं, तो दोनों अगर साथ में गया जाता और जाती है तो अलग अलग लिंग के कारण जाता और जाती हो गया, तो ये क्या थी? क्रिया वाला शब्द था। तो क्रिया वाला शब्द क्या है? विकारी शब्द है। क्यों? क्योंकि ये लिंग, वचन, कारक और काल के कारण बदल जाता है। ठीक है, इनके संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण इनके रूप में परिवर्तन हो जाते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया इन चारों के रूप में परिवर्तन हो जाते हैं। जैसे संज्ञा में बात करेंगे तो नदी, बहुवचन में जाएगा तो नदियां, फिर क्या होगा? नदियों, फिर देखिए पहाड़ में पहाड़ी हो जाएगा, पहाड़ियां हो जाएगा। तो ये क्या? रूप बदलते रहता है, अलग अलग जगह पे लिंग के कारण, कारक के कारण, वचन के कारण ये सब बदल जाएगा। सर्वनाम में मैं का मेरा हो जाएगा, हम का हमारा हो जाएगा, जिसने का जिन्होंने हो जाएगा। तो ये क्या है? शब्द अलग अलग कारक, वचन, लिंग के कारण परिवर्तन होते रहते हैं। विशेषण में छोटा का छोटे, छोटी, हरा हरी हरे, हरा हरी हरे, ये क्या है? विशेषण वाले शब्द हैं, लेकिन चेंजेस होते रहते हैं। क्रिया में गया, गई, गए, गया, गई, गए, और बाकी नहाता, नहाती, नहाते। आगे बात करते हैं, चलिए छोड़ते हैं। दूसरा अविकारी शब्द, मैंने आपको शुरू में ही समझा दिया था। क्या समझा दिया था? कि जो शब्द लिंग, वचन, क्रिया, लिंग, वचन, काल, कारक, क्रिया नहीं सॉरी, लिंग, वचन, कारक और काल आदि के दृष्टि से नहीं बदलते हैं। जो शब्द लिंग, वचन, कारक और काल आदि के दृष्टि से नहीं बदलते हैं वो अविकारी शब्द है। उसको पकड़ के रखिए। मतलब चलिए,
जो शब्द लिंग, वचन, कारक और काल आदि के दृष्टि से नहीं बदलते उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। अब अविकारी भी है, देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच वाला 4 गो इन्हें खत्म हो गया ना, 2 गो भेद है तो मतलब 4 गो जो बचा वो इन्हें होगा। देखिए इन्हें है ना, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, ये सब अविकारी शब्द है। फिर से क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, ये सब अविकारी शब्द हैं। आप बोले ये क्या है, ये वो पढ़ाएंगे, चिंता नहीं कीजिए, यही क्लास में मिलेगा, लेकिन सब्सक्राइब करके रखिए, काहे चैनलवा खो न जाएगा जी, क्या हो जाएगा, खो जाएगा चैनलवा। तो क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक अविकारी शब्द हैं। इनके रूप कभी परिवर्तित नहीं होते, इनके रूप कभी भी परिवर्तित नहीं होते। जैसे क्रिया विशेषण में मैं माता पिता की सेवा आजीवन करूंगा। अब कह में क्रिया विशेषण क्या है, पढ़ाएंगे, खोल लीजिएगा, अभी बता देते हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता हो, क्या सेवा करूंगा, कब, आजीवन। तो यह देखिए यहाँ भी आजीवन सेम है, यहाँ भी आजीवन सेम है, देखे हैं, मैं और हम हो गया, वचन बदल गया लेकिन शब्द नहीं बदला, शब्द नहीं बदलाती। शब्द क्या है, अविकारी है। संबंध बोधक, लकड़ी के बिना आग नहीं जलेगी, लकड़ी के बिना आग नहीं जलेगी। अब इसमें संबंध क्या है, फिर लकड़ियों के बिना आग नहीं जलेगी, कोई चेंजेस नहीं, वचन बदल गया लेकिन शब्दों में कोई चेंजेस नहीं। अब देखिए समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक जो जोड़ता है, अनुपमा सॉरी सीरियल वाली, अनुपमा और मंदाकिनी ने कपड़े खरीदे और, ठीक है, श्रवण और अशोक ने कविता पढ़ी। अब देखिए इसमें भी और, दोनों में और है, जेंडर चेंज है ना, लिंग बदला है लेकिन शब्द नहीं बदला है, लिंग बदला है लेकिन शब्द नहीं बदला है। इसे ही कहते हैं अविकारी शब्द। अविकारी कौन है, इसमें और हो गया, आजीवन हो गया, संबंध बोधक यानी आपका संबंध का के की, आपका के दोनों सेम रह गया। विस्मयादि बोधक जो दुख या सुख का प्रतीक हो, दुख या सुख का प्रतीक हो। अरे सजला आ गई, अरे छोड़िए, अरे सजला आ गई, तो यहाँ भी देखिए अरे अभी है, यहाँ है, अरे योगेश आ गया, तो सजला आए चाहे योगेश आए रहेगा अरे अरे ही, रहेगा अरे अरे ही। खुशी दोनों में सेम यहाँ दिखाता है, खुशी दोनों में आपका बिल्कुल सेम दिखाया जाएगा कि अरे सजला आ गई या अरे योगेश आ गया, तो दोनों में अरे अरे। तो अरे, हाय, होए, मर गया, लुट गया, बर्बाद हो गया, ये सब क्या है, विस्मयादि बोधक सूचक हैं और ये सब क्या है, अविकारी हैं, कभी नहीं बदलेंगे। हाय, खुश, तो सब में वही आपका आएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। हाँ, वाक्य में प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद, चौथा है हमारा, 5 को बताए थे आपका। चलिए कंप्लीट करते हैं। तो वाक्य में प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद है, सार्थक और निरर्थक। जिसका अर्थ निकले वो सार्थक शब्द, जिसका अर्थ ना निकले वो निरर्थक शब्द। एक बात बताइए, आप शब्द में बताए थे जिसका अर्थ ना निकले वो शब्द नहीं है, तो सार्थक और निरर्थक कैसे हो गया, बताते हैं। सार्थक शब्द किसे कहते हैं और निरर्थक शब्द किसे कहते हैं, ये तो समझ जाइए। जिन शब्दों का कोई निश्चित अर्थ हो उसे सार्थक शब्द कहते हैं, इसमें कोई दिक्कतें नहीं है। विद्यालय, घर, पुस्तक आदि कोई दिक्कत नहीं है, जिसका अर्थ हो निश्चित हो उसको सार्थक शब्द कहते हैं। अब निरर्थक भी हैं लेकिन शब्द हैं, लेकिन हम लोग शुरू में क्या बोले थे कि जिस शब्द का अर्थ नहीं निकले, वर्णों का ऐसा समूह जिसका अर्थ निकले वही शब्द है। तो क्या है, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं है उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं, फिर तो वो शब्द नहीं है। लेकिन हाँ, ये शब्द है कि जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकले उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं, जैसे खटखट, चू, बोटी, वानी आदि। ये सब ठीक है, लेकिन आगे क्या, इसका एक और स्पेशलिटी है। निरर्थक शब्द वे शब्द हैं जिसका अर्थ तो नहीं निकलता, लेकिन कभी कभी वो वाक्यों में इनका प्रयोग सार्थक शब्दों के जगह कर दिया जाता है तो इसका अर्थ निकल जाता है। जिसका वाक्य में प्रयोग सार्थक शब्दों की जगह कर दिया जाता है और इसका अर्थ निकल जाता है और कुछ अर्थ प्रकट होने लगता है। जैसे रे खटखट मत करो, खटखट मत करो। अब खटखट ऐसे कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन खटखट मत करो या उसका मतलब क्या होता है, आवाज नहीं करो। क्या नहीं करो, आवाज मत करो। और उसके बाद अरे भाई उसे पानी वानी पिला दो। अब देखिए पानी वानी क्या पिला देगा भाई, तो वानी जो है यहाँ पे यूज हो गया है। क्या हो गया है, वानी मतलब पानी के साथ ही यूज होता है, मतलब उसे पानी पिला दो। और
ज्यादा चू चपाट मत करो। चू चपाट मत करो मतलब ज्यादा बोलो नहीं। तो यहाँ चू चपाट का मतलब बोलना थोड़ी होता है, अलग अलग अगर लिखेंगे चू चपाट और बोलने में कोई संबंध नहीं, लेकिन लाइन में यूज हो गया मतलब ज्यादा बोलना नहीं है, ढेर चू चपाट मत करो। अच्छा एक और शब्द है, ज्यादा चू चपाट मत करो नहीं तो यही नपा दिए जाओगे। नपा दिया जाना मतलब मार खाना, कुछ ही बोलना, पनिशमेंट। तो ये क्या है, नपा दिया जाना और पनिशमेंट में कोई अंतर नहीं है। तो ये क्या निरर्थक शब्द हैं, लेकिन वाक्यों में कभी कभी ये यूज होंगे तो आपका क्या होगा, सार्थक शब्दों के जैसा व्यवहार ये करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द के भेद आखिरी है। अभी तक जो बच्चे यहां तक देख लिए हैं लाइक जरूर कीजिए भाई, लाइक कीजिए। और आपको ये सेशन कैसा लग रहा है एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर कीजिए, हम लोग को बहुत अच्छा होता है। अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट भी हो, पॉजिटिव लिखिए, नेगेटिव लिखिए, क्या आपको और अच्छा चाहिए, हम लोग क्या अच्छा कर सकते हैं, कोई डाउट हो रहा गया पूरे सेशन में, वो भी हमारे साथ कमेंट बॉक्स में आप शेयर कीजिए। अपने दोस्तों के साथ जो आपके क्लास 10th में जो सहपाठी हैं उनके साथ ये चैनल शेयर कीजिए और कहिए उनको ये जो है क्लास 10th में सारा सब्जेक्ट, सारा टॉपिक, हर एक चैप्टर खत्म करके देने वाला है। और इस चैनल के साथ जुड़े, हम लोग आगे जब सेट प्रैक्टिस में जाएंगे तो मजा आने वाला है। जब आप ज्यादा बच्चे रहेंगे ना तो सेट प्रैक्टिस में फटाफट मजा आएगा, एक एक क्वेश्चन का जब आप लोग खुद से जवाब देंगे हमारे सेशन के जरिए। तो चलिए, अर्थ के आधार पर होता है पर्यायवाची, विलोम, आगे का करके हम लोग देखेंगे। पर्यायवाची शब्द सबको पता है, जिन शब्दों का अर्थ एक जैसा होता है उसे पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे पानी के लिए नीर, जल, वारी, नील, जल, वारी। कमल के लिए नीरज, जलज, वारिज। बादल के लिए नीरद, जलद और वारिद। अब एक देखिएगा, यहाँ एक अलग से कुछ आपको बता रहे हैं। देखिए, पानी के पर्यायवाची में अगर जौ लग जाता है तो कमल का पर्यायवाची हो जाता है। जैसे नीर में जौ लग गया नीरज, जल में जौ लग गया जलज, वारी में जौ लग गया वारिज, मतलब वो पर्यायवाची शब्द हो जाता है। ठीक है। बादल के पानी के पर्यायवाची में दौ लग गया तो बादल का हो जाता है, जैसे नीरद, जलद, वारिद। तो ये आपका एक छोटा सा ट्रिक है, आप यहां से आप पकड़ सकते हैं। दूसरा, विलोम या विपरीतार्थक शब्द सबको पता होगा, जो शब्द एक दूसरे का विपरीत अर्थ देते हैं उसे विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। कोई नया नहीं है, बच्चा से कर रहे हैं, लाल का काला, सॉरी काला का उजला, आकाश का पाताल, हम लोग बचपन से बनाते आ रहे हैं। तो उन्नति का अवनति, उपकार का अपकार, सुलभ का दुर्लभ, निर्दा का प्रशंसा, कृतज्ञ का कृतज्ञन, हर्ष का विषाद, ये सब क्या है, एक दूसरे के अपोजिट अर्थ देने वाले शब्द हैं जिसे विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। इसमें अनेकार्थी शब्द या समानार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द या समानार्थी शब्द, जिन शब्दों में से एक से अधिक अर्थ हो उन्हें अनेकार्थी, समानार्थी नहीं होगा। या बोल सकते हैं, जिन शब्दों का एक से अधिक अर्थ हो उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे पूर्व, समानार्थी नहीं होगा, मिटा दिए। अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं, कि जिन शब्दों का एक से अधिक अर्थ हो उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे पूर्व के बारे में अगर बात करें तो इसका एक दिशा भी है पूर्व, और पूर्व अगर कहेंगे तो पहले का भी मतलब पूर्व होता है। घट के बारे में कहें तो घड़ा का मतलब भी, घट का मतलब शरीर भी होता है। काल का मतलब भी मृत्यु होता है, काल का मतलब समय भी होता है। अब ये देखिए, एक होता है, एक और एग्जाम्पल अलग से लीजिए आप, हर हर महादेव, क्या है, अब इसका मतलब क्या होता है भैया, इसमें जो है ना, क्या खुल रहा है जी, बंद करो। हाँ, इसमें जो है ना, एक हर का मतलब है हरना, और एक हर का मतलब है दुख। हर हर महादेव, यानी जब हम ये कहते हैं तो कहते हैं क्या, कि दुख हरो, कौन, महादेव। यानी देख रहे हैं, एक ही शब्द दो अर्थ, एक ही शब्द के जब अनेक अर्थ निकले तो उसे अनेकार्थी शब्द कहते हैं। अब जैसे कर, कर मतलब हाथ, कर मतलब टैक्स, कर मतलब किनारा, ठीक है। तीर, किरण, सॉरी, तीर का मतलब यस, और तीर का मतलब किनारा हो गया, और वान भी हो गया। तीर का मतलब सबको पता होगा, धनुष बाण वाला को भी तीर कहते हैं, और तीर का मतलब होता है नदी का किनारा। एक हमारी पोयम आई थी शायद, अब शायद चेंजेस हो गया बहुत सारा सिलेबस में, जब हम लोग 6 या 7 में पढ़ते थे तो बड़ सुख सार पाओल तू तीरे, तीरे यानी कौन, किनारा। विद्यापति का एक पोयम था, तीरे, तीरे यानी वहां तीरे बोलते हैं, तीरे का मतलब वो कहते हैं गंगा जी का किनारा। कुल का मतलब वंश और सब, कुल
नवादा या आपके गया जिले में हमें कुल्ले खाए जबो, कुल्ले खाए जबो मतलब सब खाए जबो, ठीक है। कुल्ले खाए जबो, कुल मतलब सब, ऑल, ठीक है। तो यहां तक आपका हो गया क्या, अनेकार्थी शब्द। चौथा पढ़ेंगे एकार्थी शब्द, जिसका एक अर्थ हो, एक से ज्यादा होबे नहीं करो, एक से ज्यादा होबे नहीं करो, जिन शब्दों का एक अर्थ होता है, जिन शब्द का एक ही अर्थ हो, ढेर चाय चुपुर जो ना करे उसे क्या करते हैं, एकार्थी शब्द करते हैं। जिन शब्दों का एक अर्थ हो उसे एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे पीड़ा मतलब दर्द, पीड़ा मतलब कीड़ा मीड़ा नहीं हो जाएगा। गृह मतलब घर, इससे ज्यादा कुछ है ये नहीं है। पर्यायवाची हो सकते हैं, लेकिन शब्द का मतलब, नृत्य मतलब नाच, नृत्य का कोई और दूसरा मतलब नहीं हो सकता है। सूर्य का मतलब सूरज, सूर्य का कोई और दूसरा मतलब नहीं हो सकता है। आगे बढ़ेंगे आप, आखिरी है, आखिरी नहीं एक और है, वाक्यांश के स्थान पर शब्द के भेद, यानी अनेक शब्दों के एक भेद, एक शब्द भी कहते हैं, अनेक शब्दों के एक शब्द भी कहते हैं। अब ये क्या होता है, अनेक शब्दों के स्थान पर आने वाले एक शब्द को वाक्यांश शब्द बोधक शब्द कहते हैं। बहुत बड़ा नाम है, अनेक शब्दों के एक शब्द कहिए जी इसको। उपकार को मानने वाला, कृतज्ञ, उपकार को मानने वाला, सॉरी उपकार को न मानने वाला, यहाँ बीच में न आ गया था, कृतज्ञन, जो सरलता से प्राप्त हो, सुलभ। सबको पता होगा अनेक शब्दों के एक शब्द, ज्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। समान भाषी या श्रुति संभिन्नार्थक शब्द, जो सुनने में सेम लगे। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसे वर्तनी में भिन्नता होते हुए भी, वर्तनी यानी लिखने में भिन्नता होते हुए भी उच्चारण में कम अंतर, उच्चारण में बहुत कम अंतर देखने को मिलता है, वो एक समान सुनाई देता है परंतु उसके अर्थ में सर्वथा भिन्न होते हैं। ऐसे शब्द को समान भाषी शब्द कहते हैं। समान भाषी शब्द मतलब जो सुनने में लगभग सेमे लगे, एक के नियर लगे, अलग अलग ना लगे। इसको हम लोग दूसरे शब्दों में लिखते थे श्रुति संभिन्नार्थक शब्द। श्रुति संभिन्नार्थक शब्द यानी श्रुति में सब समान है, यानी सुनने में समान है लेकिन भिन्नार्थक, अर्थ में अलग है। जैसे कि अंश, अंश यानी हिस्सा या भाग, और वहीं अंश, ये वाला अंश अगर हो ले तो क्या हो जाएगा, कंधा मीनिंग हो जाता है। क्या मीनिंग हो जाता है, कंधा। अनल मतलब आग, अग्नि, अनिल हवा, चेंजेस। अन्न इसका मतलब क्या, भोजन, अन्य दूसरा, अगला। ये दोनों आपका जोड़ा में है, पहले देख लीजिएगा, बोल बोलना होइएगा, ये दोनों जोड़ा में है, आई भी जोड़ा में है। अभिज्ञ, अभिज्ञ मतलब जानकार या निपुण आदमी। अनभिज्ञ उसी का अपोजिट, अनजान या अज्ञानी आदमी, ठीक है। यहां तक आपका कंप्लीट खत्म कर दिए हैं हम। क्या, शब्द, शब्द के भेद, शब्द के रचना के आधार पर, बनावट के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, व्याकरण के आधार पर, बहुत सारे आधार पर, कितना, व्याकरणीय प्रकार के आधार पर, वाक्य में प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर, सभी पांचों प्रकार। एक को क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। अब जो क्वेश्चन बाहर जाएगा वो कौन जाएगा पता है, इसके पर्यायवाची शब्द लिखिए, इसके पर्यायवाची शब्द लिखिए, और उसके बाद इसके समानार्थी शब्द लिखिए, अनेक शब्दों के एक शब्द लिखिए। तो इन सब का अलग सेशन आएगा ना। अभी क्या, आप शब्द के बारे में प्रॉपर जान गए होंगे। आई होप आपको ये मजेदार सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। ऐसे ही सेशन के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिए, ताकि और ऐसा ही वीडियो आपको मिल सके। बिहार बोर्ड 2026 में जो आपका एग्जाम है उसकी तैयारी के लिए आप अच्छे से कमर कस सके। रोशनी पब्लिकेशन के द्वारा जो आपका बहुत सारा जो बुक है, क्योंकि आप लिटरेचर हिंदी अभी पढ़ रहे हैं तो हिंदी के लिए मैं आप स्पेशली बता देना चाहूंगा, इस बुक में आपको हिंदी का सभी चैप्टर एज इट इज मिलेगा। इसके साथ आपको उसका क्वेश्चन आंसर मिलेगा, कवि परिचय, लेखक परिचय, जो भी आपके बिहार बोर्ड के जो हॉट क्वेश्चन है वो आपको इसमें मिलेंगे। इसके अलावा आपके चैप्टर के भी जो क्वेश्चन है उसके भी आइडियल आंसर आपको इसमें मिलने वाले हैं। क्वेश्चन विद आंसर विथ आपका जो चैप्टर है वो भी आपको इसमें मिलने वाला है। तो आप इसे हमारे ऑफिशियल वेबसाइट फ्लिपकार्ट या अमेजॉन से परचेज कर सकते हैं, आपके नजदीकी बुक स्टोर में भी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा संस्कृत और इंग्लिश, ये दो बुक भी हमारे रोशनी पब्लिकेशन के द्वारा भी आपके लिए है। इसमें आपको क्या मिलेगा, जो भी आपके जो चैप्टर्स हैं उसका हिंदी भी मिलेगा, हिंदी के साथ उसका क्वेश्चन आंसर भी मिलेगा। तो आपके एग्जाम की एक कंप्लीट तैयारी, चूंकि देखिए लिटरेचर पेपर में एक 50% से थोड़ा सा ही कम या 50% वेटेज होता है लिटरेचर का, जो कि आपका बुक से आता है, जो कि आपका बुक से आता है 50। तो इसमें क्या है, अगर आप इसे अच्छे से कर सकें तो आप स्कोर कर सकेंगे, और अच्छे करवाने के लिए हम लोग आपके लिए हैं। इसके अलावा आपका क्या है,
आपके जो भैया हैं जो आपके 11th में या 12th में चल गए, उनके लिए भी हमारा कैप्टन रेनबो एवं कैप्टन दिगंत आपके लिए उपलब्ध है। आगे बात करेंगे हमारा क्वेश्चन बैंक भी, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव एवं सब्जेक्टिव दोनों तरह के क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। क्वेश्चन बैंक जो आपका ऑब्जेक्टिव के लिए और क्रैश कोर्स आपको ऑब्जेक्टिव सर्विस सब्जेक्टिव दोनों में आपको मिलेंगे। ये सभी बुक को अगर आप चाहें तो हमारे ऑफिशियल वेबसाइट, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, बिहार के किसी भी जिले के किसी भी बुक स्टोर पे आपको ये बुक मिल जाएगी। कैप्टन रोशनी पब्लिकेशन, कैप्टन रोशनी पब्लिकेशन का कैप्टन बुक आप जो भी लेना चाहें, गोधली लें, रेनबो लें, संस्कृत लें, इंग्लिश लें, वो सभी आपके लिए आपके नजदीकी बुक स्टोर में उपलब्ध होने वाली है। तो आज की इस मजेदार सेशन में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए चैप्टर के साथ, एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए अभी आप और भी विषय एंजॉय कीजिए हमारे साथ, संस्कृत, सोशल साइंस, हिंदी तो मैं कर ही रहा हूं, मैथ, तो और भी जो SST, उन सभी का जो है आपके पास बुक आपका वीडियो उपलब्ध होगा। एक बार जाके देखिएगा उन सभी वीडियो को भी। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे साथ कमेंट बॉक्स में आपके वीडियो कैसा लगा वो साझा कीजिए एवं इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।